गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रमेश कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु में। यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हमने आपको अम्लीय और क्षारीय मूलकों के बारे में बताया था। कौन कौन से अम्लीय और कौन कौन से क्षारीय मूलक आपके कोर्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, इनके नाम और सूत्र और इनसे मिलकर बनने वाले लवण के सूत्र, इस बारे में हम चर्चा पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। आज उससे आगे बढ़ रहे हैं। आज हम यहाँ पर देखते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। इनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये बड़े कॉमन शब्द हैं, अम्ल क्षार, जिनका इस्तेमाल रसायन विज्ञान में होता है। तो हम इसको समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है, अम्ल क्या है, क्षार क्या है। तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो अम्ल की अगर हम सिद्ध परिभाषा की बात करें तो वैसे तो अम्ल क्षार लवण को तीन तरह से डिफाइन किया गया है। तीन अलग अलग तरीके हैं। एक है आर्हेनियस का तरीका, एक है ब्रांस्टेड तथा लॉरी का तरीका, एक है लुईस का तरीका। यानी अम्लों को आर्हेनियस सिद्धांत के आधार पर या ब्रांस्टेड लॉरी के सिद्धांत के आधार पर या लुईस के सिद्धांत के आधार पर डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन अभी तुम्हारा 10th क्लास है, तो 10th क्लास में अभी बेसिक जितना तुम्हारे सिलेबस में है वो केवल आर्हेनियस के सिद्धांत के आधार पर। तो मैं सीधे आर्हेनियस के सिद्धांत पर ही आता हूं। आर्हेनियस ने कहा था कि जब किसी पदार्थ को, कोई भी पदार्थ है, मान लिया कोई ऐसा पदार्थ जिसको पानी में डाल दे और पानी में डालने पर वो H+ आयन मुक्त करता है, तो अम्ल है। अम्ल जो होता है वे पदार्थ जो पानी में डालने पर H+ आयन देते हैं, अम्ल। ध्यान दें, ऐसे पदार्थ जो पानी में डालने पर H+ आयन देंगे वो अम्ल है। कौन हो सकते हैं? उदाहरण के तौर पर ध्यान से देखें, जैसे HCl, इसको पानी में डाल दें तो H+ और Cl- देगा। वो पदार्थ जो पानी में आयनित हो जाएंगे H+ और H+ में, और तो वो जो है अम्ल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि दरअसल ये H+ जो होता है ये मुक्त अवस्था में नहीं होता। इस रिएक्शन को अगर सही ढंग से लिखा जाए तो ये कहना चाहिए HCl है, ये पानी के साथ मिलाया गया, तो इसका जो ये H है ना, ये पानी के साथ आ जाता है, तो ये H2O के बजाय H3O+, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन बनाता है और ये Cl- के रूप में मुक्त हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोनियम आयन यानी जल में डालने पर H3O+ हाइड्रोनियम आयन देते हैं, तो इनको हम अम्ल कहते हैं। अब ऐसे बहुत से पदार्थ हो सकते हैं। कौन से ऐसे पदार्थ हो सकते हैं? अगर हम इसकी बात करें तो बेटा, ऐसा वो हर पदार्थ जो तुमने पीछे रेडिकल्स पढ़े थे, एसिडिक रेडिकल्स में, तो एसिडिक रेडिकल्स में जैसे तुम्हारा CO3 तुमने कार्बोनेट पढ़ा, सल्फेट पढ़ा, या इसी हिसाब से नाइट्रेट पढ़ा, या क्लोराइड पढ़ा, या फास्फेट पढ़ा, या तुमने सल्फाइड पढ़ा। ये जितने भी पदार्थ, जितने भी आयन हैं, वो जितने भी नेगेटिव आयन तुमने पढ़े वहां पे, चाहे वो आइड में हो, चाहे वो आइट में हो, चाहे वो एट में हो, अगर ये सब H+ के साथ, हाइड्रोजन के साथ अगर कंपाउंड बनाते हैं तो निश्चित तौर पर वो कंपाउंड जलीय विलयन में अम्ल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे H+ के साथ CO3 मिला, तो बैलेंसिंग के हिसाब से देखें तो यहाँ A+ है, यहाँ 2- है, क्या बन जाएगा? H2CO3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A+, यहाँ पर 2-, या तो सूत्र बताया था, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे।
इसी प्रकार से सल्फेट की बात करें तो यहां बन जाएगा क्या, H2SO4। इसी बात से नाइट्रेट की बात करें तो क्या बन जाएगा, HNO3। ये Cl के साथ इसको जोड़ें तो क्या बन जाएगा, HCl। यहाँ फास्फेट की वैलेंसी 3 है, तीन निगेटिव चार्ज होता है फास्फेट के ऊपर। तो अगर यहां से इसको हम जोड़ेंगे तो ये बना देगा H3PO4। और अगर सल्फाइड है, सल्फाइड की वैलेंसी 2 है, और अगर यहां से इसका यौगिक बनाए तो बनेगा क्या, H2S। तो कहने का मतलब जितने भी निगेटिव आयन को बताए थे हमने, उन सारे निगेटिव आयन को अगर हाइड्रोजन के साथ जोड़कर यौगिक बनाया जाए तो जो यौगिक बनेगा वो आर्हेनियस के हिसाब से अम्ल होगा। ये आर्हेनियस के अम्ल का सिद्धांत है। ठीक, समझ गए होंगे बेटा। इनमें से बहुत से ऐसे अम्ल होते हैं जो मतलब दुर्बल होते हैं, और बहुत से ऐसे अम्ल होते हैं जो प्रबल होते हैं। इसका क्या मतलब, दुर्बल और प्रबल का क्या मतलब, तो यहां बता दें। अब जैसे ये अम्ल बन गया, ठीक है, ये जैसे एक अम्ल बन गया, मान लिया ये हम बात करते, चलो ये HCl ले लेते हैं, ये HCl बात करते हैं बेटा। HCl को हमने पानी में डाला। अब मैं बार बार यहां पर ये हाइड्रोनियम आयन का इस्तेमाल नाम नहीं लूंगा, बार बार यही कहूंगा कि H+ आयन, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बता दिया कि एक्चुअली H+ आयन मुक्त अवस्था में नहीं होता है, वो H+ आयन पानी के साथ मिलकर H3O बना देता है। समझना बात, जैसे एक लोटा पानी हमारे पास, एक लोटा सादा पानी है H2O, ठीक, पानी है, केवल पानी, और उसमें कुछ और नहीं है। हमने इसमें बाहर से 1 चम्मच HCl डाला, 1 चम्मच HCl डाला, तो ये HCl जो है इसका अणु टूट जाएगा। ये तो वैसे तो HCl का एक अणु होता है, लाइक दिस, ऐसा एक HCl का अणु होगा, ये HCl ऐसे चिपका होगा, ऐसा एक अणु होगा। लेकिन जब हम इसको पानी में डालते हैं तो होता क्या है कि ये टूट जाता है, और जब ये टूटता है तो टूटकर ये H+ अलग और ये Cl- अलग कर देता है, ठीक है। अब संभावना क्या है इसको समझना जरा। मान लिया ये HCl का अणु है, ऐसे देखें, ये है H, ये है Cl, और दोनों ने मिलकर बनाया HCl, ठीक है बेटा। अब 1 लोटा पानी में हमने इस HCl के अणु को डाला। मान लिया हमने 1 लोटा पानी में 100 अणु, ऐसे 100, ऐसे 1 है, 2 है, और ऐसे करके 100 अणु हमने पानी में डाले। तो 100 अणुओं में से अगर 100 के 100 अणु या 90 अणु ऐसे टूट गए, तो अगर 100 अणु थे तो 100 के 100 अगर टूट गए तो ये है H+, तो 100 H+ और 100 Cl- हमको मिल गए। तो अगर लोटे में डालने पर 100 के 100 अणु पानी में डालने पर ऐसे टूट गए H+ और Cl- में, तो इसको हम कहेंगे कि ये HCl का जो अणु हमने लिया था, ये HCl प्रबल अम्ल है। क्या है? प्रबल अम्ल है। मेरा कहने का मतलब, अगर हमने इसके 100 अणु लिए थे और ये 100 के 100 टूट गए, तो ये 100 हमको H+ मिल जाएंगे और 100 हमको Cl- मिल जाएंगे, ठीक है। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने इसके 100 अणु लिए, 100 नहीं टूटे, 90 टूटे। तो चलिए मान लेते हैं लिए हमने 100 लेकिन टूटे केवल 90, तो ऐसे में हमको 90 H+ आयन मिलेंगे और 90 Cl- मिलेंगे और 10 HCl के अणु रहेंगे जो नहीं टूटे। ऐसे 10 अणु पानी में मौजूद रहेंगे लेकिन वो टूटे नहीं, ऐसा हो सकता है, ठीक। इसको हम प्रबल अम्ल कहेंगे। बात क्लियर है? ये कहलाता है प्रबल अम्ल। अच्छा, दूसरी घटना क्या हो सकती है? दूसरी घटना ये हो सकती है कि संभव है कि ऐसे हमने 1 लोटा पानी में एक कोई अम्ल है, चलिए अब नाम ले लेते हैं ना, अम्ल है एसिटिक एसिड, अम्ल है एसिटिक एसिड CH3C2
COOH, इसको हमने पानी में डाला तो ये टूटता है। हमने तुमको एक नेगेटिव आयन बताया था ना, एसीटेट आयन CH3COO माइनस और H प्लस, ये H प्लस के रूप में निकल गया और ये CH3COO माइनस के रूप में निकल गया। तो मान लिया ये इसको आपने इसको ये थोड़ा ये था H और ये था CH3COO माइनस। अब अगर आपने एक लोटा पानी लिया, एक लोटे पानी में इसके 100 अणु डाले एस्टिक एसिड के 100 अणु डाले और हमने पाया ये कि 100 में से कोई एक अणु टूटा, बाकी 99 नहीं टूटे। तो ऐसे में क्या होगा, एक H प्लस आयन मिलेगा और एक एसीटेट आयन मिलेगा और बाकी 99 ये एसिटिक एसिड के अणु जो थे वो एसिटिक एसिड के अणु रहेंगे। मतलब ये इसके टूटने पर ये तो हमने 100 लेकिन टूटा केवल एक, तो हमको एक एसिटेट आयन और एक H प्लस आयन मिला और बाकी 100 माइनस 1 99 ये बच गए। ठीक, तो एसिटिक एसिड को पानी में डालने पर H प्लस आयन तो मिला H प्लस आयन, बिल्कुल सही है। इसलिए एसिटिक अम्ल ये कंपाउंड CH3COOH ये अम्ल है, श्योर ये अम्ल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये इतना अच्छा अम्ल नहीं है जितना अच्छा अम्ल ये वाला था। क्यों? क्योंकि इसके 100 अणु हमने पानी में डाले तो हमको 100 H आयन या 90 H आयन मिले थे और इसके जब हमने 100 अणु पानी में डाले तो हमको केवल एक H प्लस आयन मिला। तो वो पदार्थ जो पानी में डालने पर H प्लस आयन देता है अम्ल तो है, लेकिन अच्छा अम्ल कौन है, कौन स्ट्रांग कहा जाएगा, किसको तुम कहोगे कि बढ़िया अम्ल है? हाँ, तो भाई ऐसा है कि इसने हमको ज्यादा H प्लस आयन दिए, कम H प्लस आयन दिए, इसने हमको ज्यादा H प्लस आयन दिए, तो जो ज्यादा H प्लस आयन देगा वो अच्छा अम्ल होगा। तो इसलिए कहते हैं कि HCl जो है ये स्ट्रांग अम्ल कहा जाता है, स्ट्रांग एसिड। ठीक, और ये जो कहा जाता है वीक एसिड, वीक माने कमजोर। ठीक, ये है आपका वीक एसिड, ये है आपका स्ट्रांग एसिड। मतलब ये आर्नियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में डालने पर H प्लस आयन देते हैं अम्ल है, लेकिन इनमें भी कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो जल में डालने पर बहुत ज्यादा मात्रा में H प्लस, यानी जितना डालते हैं लगभग सब टूट जाते हैं, या 90% या 70% 80% टूट जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ प्रबल अम्ल कहे जाएंगे। इनसे प्राप्त होने वाले H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा होती है। ठीक, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो H प्लस आयन देते हैं लेकिन बहुत कम देते हैं, यानी कि 1% या 0.1% या 0.01%, बहुत कम। मतलब 1000 में कोई एक अणु टूटता है या लाख में कोई एक अणु टूटता है। तो ऐसे पदार्थ जो होते तो अम्ल हैं लेकिन वो बहुत दुर्बल अम्ल कहे जाते हैं। और बेटा ये दुर्बल अम्ल प्रायः प्राकृतिक है, नेचर जो देता है, नेचर में जो अम्ल है, जैसे तुम सिरका, जैसे तुम नींबू देखते हो, टमाटर में जो पाते हो, या जो प्याज में तुम पाते हो ऑक्सैलिक एसिड वगैरह, तो ये सब जो है ये सब अम्ल जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं, फलों वनस्पतियों में जो पाए जाते हैं, बेटा ये सब जो अम्ल होते हैं ये प्रायः इस प्रकार के होते हैं, यानी दुर्बल अम्ल होते हैं। लेकिन जो अम्ल जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं या जो समुद्रों से पकते या जो आर्टिफिशियल जो बनाए जाते हैं अम्ल, ऐसे प्रायः अम्ल जो होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। अब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की अगर बात करें, उदाहरण की बात करें, तो बेटा कुछ उदाहरण बता रहा हूं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये कुछ प्रबल अम्ल है। ठीक, इसी प्रकार से कुछ दुर्बल अम्ल के बारे में बता रहा हूं, CH3COOH, ठीक, HCOOH, H2CO3, H2S, H3PO4, ये सब कुछ ऐसे अम्ल हैं जो दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। ठीक,
यहां तक समझ में आई बात? तो ये तो था, अभी तक हमने बताया कि अम्ल होते क्या हैं, उनका सूत्र कैसे है, उनकी संरचना क्या है। ठीक है, तो इतना तो तुम्हारी समझ में आ गया कि जो दरअसल निगेटिव आयन है, वो निगेटिव आयन वाले जितने भी हमारे आयन हैं, वो सारे आयन अगर H+ के साथ मिलकर यौगिक बना लेंगे तो लगभग मान के चलो कि वो सब अम्ल ही होंगे। अब आइए बात करते हैं क्षारक की। देखो यहां दो शब्द है, क्षार और क्षारक। थोड़ा सा है, दोनों लगभग मिलते जुलते, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। चलो पहले क्षारक बताते हैं, फिर हम क्षारक की भी चर्चा करेंगे। तो क्षारक ये है कि जैसे जितने भी तुमने पॉजिटिव आयन देखे थे, ठीक है, हमने लास्ट अपने वीडियो में डिस्कस किया था तमाम सारे पॉजिटिव आयन को। वो सारे पॉजिटिव आयन जब OH- यानी हाइड्रोक्साइड के साथ अपना यौगिक बनाते हैं तो वो सब क्षारक कहलाते हैं। ठीक, जैसे Na+ था, याद आ, इसमें OH- के साथ मिलकर बनाया गया NaOH। तो ये जो NaOH कंपाउंड है, ये एक क्षारक है। आर्मीनियस के हिसाब से अगर हम परिभाषा दें तो आर्मीनियस ने कहा वे पदार्थ जो जल में डालने पर या जलीय विलयन में OH- आयन देने की क्षमता रखते हैं, क्षारक। जल में डालने पर OH- आयन देने की क्षमता रखते हैं, क्षारक। जैसे ये NaOH को अगर पानी में डालोगे तो ये क्या करेगा, Na+ और OH- में टूट जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसने OH- आयन के रूप में विलयन में OH- आयन दिए, तो NaOH एक क्षारक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो ये रहा NaOH, ऐसे होता है, ऐसा अणु होगा, गोल गोल सोडियम पर पड़ो, ये सोडियम का आयन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, पानी में डाला तो होता है क्या, ये आयनिक बॉन्ड होता है, ये टूट जाता है। तो ये हिस्सा अलग हो गया जो Na था, ठीक, और ये OH और OH, ये हिस्सा अलग हो गया। इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये एक ऐसा पदार्थ है जो पानी में डालने पर ये OH- आयन दे रहा है, इसलिए ये क्षार है। ठीक, क्षार आर्मीनियस के हिसाब से। तो फिर यहां भी वही बात आ जाती है कि क्षार भी कई प्रकार के होंगे, प्रबल और दुर्बल। हाँ बिल्कुल सही है, यहां भी यही हाल है कि कुछ पदार्थ तो ऐसे हैं जिनको जल में डालने पर वो बड़ी तेजी से, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में, जितना उनके अंदर OH होता है वो सारा का सारा OH आयन देने की क्षमता रखते हैं, तो वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH के अगर 100 अणु लिए जाए तो 100 अणुओं में से हो सकता है 100 के 100 टूट जाए, हैं, और तुम्हें क्या होगा कि 100 Na+ और 100 OH- आयन मिल जाएंगे। तो Na+ मिले, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, OH- आयन हमको 100 मिल गए, इसलिए हम इसको प्रबल क्षार कहेंगे, इसको हम प्रबल क्षार कहेंगे। लेकिन यहीं पर अगर हम कोई दूसरी बात करें, जैसे एग्जाम्पल ले लें अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, Al है ना, इसको OH के साथ मिलाएं तो क्या होगा, AlOH का होल थ्राइस, या प्रोवैलेंसी, अल्युमिनियम वैलेंसी 3 थी, OH वैलेंसी 1 थी, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, बना अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और इसको पानी में डालें तो क्या होगा, तो ये देगा आपको Al आयन और OH आयन। लेकिन बच्चों होता क्या है कि ये जो Al+ और OH- है, तो यहां पर अगर हमने इसके 100 अणु लिए तो 100 में से कुछ अणु टूटते हैं, 1-2 अणु टूटेंगे, तो हो सकता है तुमको 3 OH आयन मिल जाए या 6 OH आयन मिल जाए, कम मिलेंगे। इसकी तरह है जैसे NaOH को पानी में डालने पर पूरी तरह से अपघटित हो गया, लेकिन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आयन पूरी तरह से, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पानी में डालने पर पूरी तरह से अपघटित नहीं होता,
बहुत कम मात्रा में प्रतीत होता है। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम कहेंगे कि ये दुर्बल क्षार है और ये प्रबल क्षार है। ठीक, बात क्लियर हो गई? ये है कहानी क्षारक की। तो यहां हम अगर हम लिखें तो बेटा जैसे NaOH है, KOH है, ये कुछ प्रबल क्षार है। वहीं पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH है, या अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अभी बताया AlOH का होल थ्राइस है, या फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस है। ये सब कुछ दुर्बल क्षार है, ये सब दुर्बल क्षार है। तो मेरे ख्याल समझ गए होंगे कि अम्ल और क्षार। पानी में चूंकि H+ और OH- आयन होते हैं, पानी जो होता है हमारा H2O जो एक लोटा सादा पानी रखा है, तो वो भी दोनों तरह का व्यवहार करता है। H2O टूटता है H+ और OH-। मैं यहां फिर क्लियर कर दूं, तो पानी को क्या कहोगे? ये अम्ल है कि क्षार? ये तो H+ आयन ही दे रहा है और OH- भी आयन दे रहा है। H+ आयन दे रहा है इसलिए आरडीएस के हिसाब से इसको अम्ल कह सकते हैं, और OH- आयन दे रहा है इसलिए आरडीएस के हिसाब से इसको क्षार कह सकते हैं। लेकिन पानी ना अम्ल है ना क्षार है, पानी उदासीन है, क्योंकि ये जितने H+ आयन देता है उतना ही OH- आयन भी देता है। इसीलिए पानी में जो अन्य पदार्थ डालते हैं, उन अन्य पदार्थों के डालने से, जो कोई दूसरा पदार्थ हमने डाला, यदि H+ आयन या OH- आयन की सांद्रता में परिवर्तन हो जाए, या कोई चीज घट जाए, कोई चीज बढ़ जाए, तो इस आधार पर पदार्थ को अम्ल या क्षार में वर्गीकृत या बांटा जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि अभी मैं HCl डाल दें, तो HCl डालने से क्या होगा? इसके और तो बराबर है, लेकिन इसमें H आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, और H आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी तो फिर HCl अम्ल कहलाएगा। और अगर NaOH डाल दें तो H पे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन OH आएगा, OH आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, और OH आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी तो फिर ये क्षार कहलाएगा। ठीक है? हाँ, पानी में H+ और OH- आयन की सांद्रता बराबर होती है, और ऐसा पाया गया है सामान्य तौर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में H+ आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होती है। ठीक, और इतने ही लगभग 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर OH आयन की होती है। इसका मतलब समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहा? इसका मतलब ये कि अगर बेटा 10⁻7, 10⁻7 मतलब कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख 10 लाख अणु लिए जाएं, तो उनमें से कोई एक अणु, 10 लाख अणुओं में से कोई एक अणु पानी का टूटेगा, और वो H+ आयन और OH- आयन में टूटकर आयन देगा। ठीक है? हालांकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह मान जो है 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर का मतलब 10⁻7 मोल H2O के टूटने से 1 मोल H+ आयन हमको मिलेगा। ये बात थोड़ी कठिन लगती है, मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तुमको, तो मैं यहां पे बता दूं एग्जाम्पल के तौर पर सामान्य बात कि 5.5 लाख अणु पानी के जब हम लेते हैं, तो उनमें से कोई एक अणु टूटता है, तो एक H+ और एक OH- देता है। आप सोचो 5.5 लाख अणु पानी के हमने लिए, तो एक आयन टूटा, और एक अणु टूटा, और एक H+ और एक OH- मिला, बाकी के 5,49,999 अणु जैसे थे वैसे हैं। ठीक, तो ये होता है पानी। पानी में ये H+ और OH आयन की इस सांद्रता बराबर होती है, इसलिए उदासीन है। लेकिन अगर एक की भी सांद्रता, मान लिया इसकी सांद्रता बढ़ जाए और इसकी
घट जाए तो ये अम्ल हो जाएगा, और अगर इसकी सांद्रता कम हो जाए और इसकी सांद्रता बढ़ जाए, OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ जाए तो ये क्षार हो जाएगा। कहने का मतलब पानी में H प्लस और OH माइनस आयन की सांद्रता के आधार पर बताया जाता है कि विलयन अम्लीय है कि विलयन क्षारीय। ठीक, हाँ, ये 10 की घात माइनस 7 मोल होता है, इसीलिए पानी एक शब्द यहां इस्तेमाल करते हैं pH। अब जान लो पानी का pH होता है 7, ये 7 है ना, इसकी वजह से 7 का मतलब उदासीन। लेकिन अगर pH मान 7 से कम है तो कहा जाएगा कि ये अम्ल है, और 7 से अधिक है तो ये कहा जाएगा क्षार है। यानी ऐसा एक लोटा पानी है, उसमें हमने कुछ डाला, कुछ डालने से अगर विलयन का pH मान 7 से कम हो गया तो हम कहेंगे कि वो डाला गया पदार्थ अम्ल है। अगर पदार्थ डालने पर इसका pH मान 7 से अधिक हो गया तो हम कहेंगे कि डाला गया पदार्थ क्षार है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस आधार पर अम्ल और क्षार को डिफाइन किया जा सकता है। ठीक, अच्छा, 7 से जितना कम होता जाएगा विलयन उतना ज्यादा अम्लीय माना जाएगा। pH मान 7 से जितना कम होता जाएगा, मानिए किसी का pH 5 है और किसी का pH 3 है, तो 5 और 3 में कौन सा ज्यादा अम्लीय, 5 वाला कि 3 वाला? 3 वाला, क्योंकि जितना वो इधर खिसकेगा उतना ज्यादा अम्लीय, और वैसे जितना इधर खिसकेगा उतना ज्यादा क्षारीय। यानी pH मान 7 है, pH मान 8 है, pH मान 9 है, pH मान 10 है, तो ऐसे में कौन सा ज्यादा क्षारीय? तो जिसका pH मान 10 है वो ज्यादा क्षारीय, क्योंकि उसमें OH आयन की सांद्रता ज्यादा है, इसका मतलब। ठीक है, तो ये तो था pH के आधार पर अम्ल और क्षार को पता लगाना। अब तुम्हारे यहाँ कोर्स में है कि क्या रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन के आधार पर क्या कुछ प्रैक्टिकल्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर मैं बता दूं बेटा कि अब आज लॉकडाउन के समय में कुछ थोड़े से दिक्कत है, वरना मैं दिखा देता यहाँ पे तुम्हें, देखूंगा, कोशिश करूंगा, थोड़ा सा व्यवस्था हो जाएगी तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें कैसे कैसे रिएक्शन है इसके। फिलहाल मैं ये बता दूं कि कोई भी अम्ल हो सोडियम कार्बोनेट के साथ उसको डाला जाएगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये जो खाने वाला सॉरी धोने वाला सोडा होता है उसको डाउन सोडा कहते हैं। इसमें अगर कोई भी अम्ल डाल दे तो ये ध्यान रखो कि इस कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 गैस निकलेगी, और साथ में H है, H2O बन जाएगा, बाकी बचा Na और Cl, तो ये दोनों आपस में मिलकर रबड़ बना देंगे NaCl। ठीक है, किसी भी अम्ल को सोडियम कार्बोनेट में डालने पर या अम्ल में सोडियम कार्बोनेट डालने पर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये अम्लों की पहचान है, ये हम लोग पहचानने का तरीका है। क्या करेंगे, एक प्रणाली में हमने अम्ल लिया, अब हम नहीं जानते कि वो अम्ल है कि क्षार है, उसमें एक चुटकी सोडियम कार्बोनेट डाल दीजिए। अगर आप एक चुटकी सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो देखेंगे उसके अंदर से झाग टाइप का बनेगा, झाग बनेगा और एक गैस निकलेगी। अगर वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका मतलब ये पदार्थ अम्ल है। ठीक है, झाग किस चीज का बन रहा है? वो झाग बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का। गैस कौन सी निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कैसे पहचानेंगे कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है? कोई बात नहीं, इस गैस को एक पाइप से निकालकर चूने के पानी में डाल दीजिए। चूने के पानी का सूत्र क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो गैस निकल रही थी इसको चूने के पानी में डाल दीजिए। तो ये चूने का पानी वैसे रंगहीन होता है, पानी की तरह होता है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि है, अगर बिल्कुल सादा होता है। अच्छा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो ये बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बल्कि हाँ CaCO3 बना देगा, तो ये सफेद रंग का होता है। तो चूने का पानी अगर सफेद रंग का हो जा रहा है इसका मतलब डाली गई गैस कार्बन डाइऑक्साइड है।
ठीक, तो इससे इस बात का पता चल जाता है। हाँ, लेकिन अगर तुम गैस को ज्यादा देर तक डालते रहे चूने के पानी में, यानी ठीक है, तुमने थोड़ा डाला तो सफेद हो जाएगा, लेकिन अगर तुम और भी देर तक डालते हैं तो क्या होगा कि ये जो सफेद रंग का तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट बना था, ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जुड़ जाती है, तो ये कार्बोनेट जो होता है ये बाई कार्बोनेट बना देता है, मतलब CaHCO3 का होल्ड वाइस, ये हो गया कैल्शियम बाई कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट ये बनाने का तुम्हारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो वो और कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। तो ऐसे में ये सफेद रंग का जो तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट बना था, ये सफेद रंग फिर से रंगहीन हो जाएगा और गायब हो जाएगा। तो इससे पहचान लोगे कि पदार्थ जो तुमने लिया है वो क्या है, अम्ल है। क्या करेंगे, एक पदार्थ हमको दिया गया है, हमको पहचानना है कि क्या ये अम्ल है। क्या करना है हमको, इसमें हमको थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट डालना है। सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो झाग निकलेगा और गैस निकलेगी। उस गैस को चूने के पानी में डालना है। चूने के पानी में डालेंगे और देखेंगे, जैसे जैसे हम चूने के पानी में डालते जाएंगे, देखते जाएंगे, वो विलयन सफेद होता जाएगा। अगर विलयन सफेद हो रहा है और देर तक प्रवाहित करते रहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर और देर तक प्रवाहित करने पर फिर से वो रंगहीन हो गया, रंगहीन हो गया, तो इसका मतलब कि वो डाला गया जो लिया गया पदार्थ था वो अम्ल था। ठीक है, तो ये तो था अम्ल को पहचानने का एक तरीका। दूसरा तरीका बेटा है लिटमस वाला। लिटमस का नाम तुमने सुना होगा। लिटमस एक कंपाउंड होता है, एक कागज पर उसका लेप लगा दिया जाता है, तो उसको लिटमस पेपर कहते हैं। लिटमस पेपर वैसे तो नीले रंग का होता है, ये बैगनी टाइप का होता है। अब इस नीले रंग के पेपर पर अगर एक बूंद अम्ल गिराओगे तो ये लाल हो जाता है। ये पहचान है कि डाला गया पदार्थ अम्ल है। अब उस लाल हो गए कागज पर अगर एक बूंद क्षार गिराओगे, क्षार जैसे NaOH और KOH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक बूंद क्षार गिराओगे तो वो फिर से नीला हो जाएगा। और अगर उस पर फिर अम्ल गिराओगे तो फिर लाल हो जाएगा। यानी कि लिटमस जो होता है नीले और लाल में अपना रंग बदलता है। अम्ल डालने पर लाल हो जाता है और क्षार डालने पर नीला हो जाता है। तो ये लिटमस इसीलिए सूचक कहलाता है, इंडिकेटर कहलाता है। ये अम्ल और क्षार को पहचानने का तरीका है। ठीक है, तो ये था अम्ल और क्षार पर थोड़ा सा डिस्कशन। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात कि रासायनिक दृष्टि से अम्ल क्या है, क्षार क्या है। बाकी तो किताब में एग्जाम्पल्स लिखे हैं और कई यौगिकों के नाम भी लिखे होंगे, लेकिन हमको जो आगे तुम्हारे काम आएगा, जो सिद्धांत अम्ल और क्षार का है, तो उसका आगे की किताबों में फर्स्ट ईयर में जाओगे, इंटर में जाओगे, वहाँ जो तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ यही सिद्धांत काम करने वाला है कि वे पदार्थ जो पानी में डालने पर H+ आयन देंगे वो अम्ल है, और जो पानी में डालने पर OH- आयन देंगे वो क्षार है। मैं यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये केवल और केवल आर्हीनियस का सिद्धांत है। अभी इसके आगे दो सिद्धांत ब्रांस्टेड तथा लॉरी के और लुईस के दो सिद्धांत और हैं। यानी बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो H+ आयन नहीं देते फिर भी अम्ल है, या बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो OH- नहीं देते फिर भी क्षार है, लेकिन वो दूसरे लोगों की परिभाषा के अनुसार है। लेकिन हाई स्कूल के कोर्स में तुम्हारे यहाँ केवल आर्हीनियस के सिद्धांत की बात कही गई है, इसलिए मैं केवल इसी पर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो आज हमने अम्ल और क्षार देख लिया। कल हम इसके कुछ रिएक्शंस देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, और इन अम्ल और क्षार से लवण के बनना, इस पर कुछ समीकरण करेंगे। लेकिन इन समीकरणों को करने से पहले फिर कहूंगा, अम्ल और क्षार के सूत्र वो जो पीछे मैंने बनाए थे वहां से आयन से निकाल के सूत्र बनाओ और उसकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट अपने वीडियो में मैं उन रिएक्शंस पर चर्चा करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।